अस्सलाम वालेकुम क्लास। खैरियत से हैं सब लोग, ठीक ठाक होंगे। आज जो है हम दोबारा से जो है ग्रामर के ऊपर वर्क कर रहे हैं। कल हमने एक लेक्चर डाला था ग्रामर पर, जिसमें हमने आपको समझाने की कोशिश की थी कि बेसिकली टेंस क्या होते हैं, सेंटेंसेस क्या होते हैं, और इसके अलावा हमने आपसे लास्ट टाइम बात की थी कि सब्जेक्ट्स, वर्ब और ऑब्जेक्ट्स के हवाले से हमने बात की। तो आज हम उन्हीं तमाम बातों को थोड़ा और आगे लेके चलेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर कल हमने आपसे जो बताया था, हमने कल आपको बताया था कि सब्जेक्ट होते क्या हैं, यानी डेफिनेशन बताई थी हमने कि व्हाट इज सब्जेक्ट और व्हाट इज ऑब्जेक्ट। तो आज हम वहीं से अपनी बातों को जो है वो स्टार्ट करेंगे, वहीं से कंटिन्यू लेके चलेंगे। और हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि बिल्कुल बेसिक्स चीज़ें हम बिल्कुल बता रहे हैं आप लोगों को, ताकि हर ख़ास आम को जो है वो समझने में क्या हो सके, आसानी हो सके। ठीक है। तो देखिए कल हमने आपसे क्या डिस्कस किया था। कल हमने आपसे सिर्फ बताया था कि भाई टेंसेस जो है बेसिकली वो क्या होते हैं। फिर हमने उसके बाद डिस्कस किया था कि जो सेंटेंसेस होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, सही ना। और इसके अलावा अगर हम बात करें, एक मिनट में आपको एडजस्ट करके दिखाता हूँ, देखिए। तो कल हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था टेंसेस क्या होते हैं, सेंटेंसेस क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमने डिस्कस करने की कोशिश की थी कि सब्जेक्ट्स बेसिकली किसे कहा जाता है या सब्जेक्ट किसे कहते हैं। इसी तरीके से हमने कल वर्ब की बात की थी, और इसी तरीके से कल हमने ऑब्जेक्ट के हवाले से बात की थी। ठीक है। तो आज हम इन्हीं सारी बातों को जो है वो मजीद आगे लेके चलेंगे और आपको और ज़्यादा मुनासिब तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो पहले हम जरा हल्का सा रिव्यू लेते हैं कल की क्लास के ऊपर, सही ना। तो देखें कल हमने आपको बताया था कि टेंसेस बेसिकली क्या है। हमने कहा था जो फैमिलीज होती हैं बेसिकली, यानी कि ग्रामर की जितनी भी फैमिलीज हैं या जो टेंसेस की जो फैमिलीज होती हैं बेसिकली वो क्या होती हैं, वही टेंसेस कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपसे कोई पूछे भाई टेंसेस क्या है, तो हमने कल भी आपको बताया था कि टेंसेस से हम इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि वो बात प्रेजेंट में हो रही है, वो बात पास्ट में हो रही है, या वो बात फ्यूचर में हो रही है। तो ये तीन बातें जो हैं, यानी टेंसेस किस चीज़ को कहने के डिफाइन करता है या हमें डिफाइन करता है या समझाता है कि टेंसेस का मतलब ही यही है कि प्रेजेंट बेसिकली है या पास्ट है या फ्यूचर है। यानी बात आज की हो रही है, गुजरे हुए कल की हो रही है, या आने वाले कल की हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें किस पर बेस करती हैं, ये सारी चीज़ें बेस करती हैं हमारे टेंस के ऊपर। फिर हमने आपको बताया था सेंटेंसेस बेसिकली क्या होते हैं। हमने आपसे कहा था सेंटेंसेस से मुराद क्या है। जैसे आप कोई सिंपल सा जुमला लिखते हैं कि जैसे आई एम अ टीचर, मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि आई एम अ टीचर। ये जो सेंटेंस लिखा है मैंने, ये बेसिकली सेंटेंस कहलाएगा। क्यों कहलाएगा सेंटेंस, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके अंदर मैंने एक बात को डिफाइन करा। तो सेंटेंस बेसिकली होता क्या है, जिसमें नंबर ऑफ वर्ड्स हो, जिसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हों जैसे सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट्स हो गए, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं। और आप ये जानते हैं कोई भी सेंटेंस अगर वो वाकई में सेंटेंस है तो यकीनन उसकी एक मीनिंग होगी, सही ना, उसका एक मतलब क्लियर होना चाहिए। अब देखें सेंटेंस की आपको मिसाल देता हूँ इस तरीके से। अगर मैं लिखता हूँ कि आई ड्रिंक मेरिंडा, फिर मैं लिख देता हूँ फेंटा, फिर मैं लिख देता हूँ सेवन अप, सही है। मैं लिख देता हूँ क्या, सेवन अप लिख देता हूँ, सही है। तो अब सवाल ये है, अगर मैं किसी के सामने ये सेंटेंस लिखूं कि आई ड्रिंक मेरिंडा फेंटा सेवन अप, और आगे मैं लिख देता हूँ ETC यानी एसेट्रा, तो क्या ये सेंटेंस कहलाएगा आपके ख्याल में? क्योंकि आप जानते हैं सेंटेंस का मतलब सिर्फ लफ्जों का कॉम्बिनेशन नहीं है, वर्ड्स का कॉम्बिनेशन नहीं है, बल्कि सेंटेंस का मतलब है एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसकी एक प्रॉपर मीनिंग बनती हो। मिसाल के तौर पर अगर हम इस जुमले को लेते हैं आई ड्रिंक मेरिंडा फेंटा एक्सेट्रा, तो दुनिया आपसे सवाल करेगी कि सर ठीक है आप जो भी सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, तो सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर आप पहले मेरिंडा पी रहे हैं, फेंटा पी रहे हैं, सेवन अप पी रहे हैं, और एक साथ इतनी चीजें कैसे पी सकते हैं आप? तो बिल्कुल सेंस से बिल्कुल ये आउट बात हो जाएगी। तो बताने का मकसद क्या है, सेंटेंस हम उस सेंटेंस को कहते हैं या उस जुमले को कहते हैं जिसमें लफ्जों का कॉम्बिनेशन तो हो, वर्ड्स ऑफ सॉरी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स तो हो, लेकिन वो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जो है बेसिकली वो कैसा होना चाहिए, वो मीनिंगफुल होना चाहिए, मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए, इनसे कोई ना कोई मतलब होनी चाहिए, विदाउट मतलब नहीं होना चाहिए, सही। तो बात तो हमने कल भी आपसे कहा था
कि टेंसेस जो हैं वो डिफाइन करते हैं कि ये जुमला प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर, यानी अभी की बात हो रही है, माजी की बात हो रही है या आने वाले कल यानी फ्यूचर की बात हो रही है। और प्लस ये जो सेंटेंस है ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड से मुराद बहुत सारे अल्फाजों का मजमुआ, सही ना। अब उस अल्फाजों के मजमुए से मुराद क्या है, उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए, उसमें वर्ब होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं, एडवर्ब हो सकते हैं, एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, प्रीपोजिशन हो सकते हैं, आर्टिकल्स हो सकते हैं, कंजक्शंस हो सकते हैं, मतलब ढेरों चीजें हैं ग्रामर के अंदर जो उसके अंदर शामिल होती हैं। तो एक क्या बनता है, एक सेंटेंस बनता है। लेकिन सब चीजें शामिल करने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम जो है ना सिर्फ लफ्जों का एक मिक्सचर बना के रखते हैं, बल्कि उस मिक्सचर की, उस कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स की क्या होनी चाहिए, एक मीनिंग भी होनी चाहिए, एक मतलब भी होना चाहिए, तभी वो एक प्रॉपर सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, तो बात टेंसेस से मुराद प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हो गए। सेंटेंसेस का मतलब हमने आपको बता दिया, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी लफ्जों का ऐसा मजमुआ जिसका कोई सेंस हो, कोई मीनिंग हो, कोई मतलब हो, कोई बात वाजे की जाए, तो वो बेसिकली क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। और अगर सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैं लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है, तो वो शायद सेंटेंस तो कहला सके लेकिन वो एक सही सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको टेंस और सेंटेंसेस बात क्लियर हो गई होगी। ये हमने कल भी डिस्कस किया था, तो हम इसको आगे भी डिस्कस कर लेते हैं। सही, अच्छा मजीद आगे चलते हैं। कल हमने डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट का मतलब क्या है। कल के हमने लेक्चर में आपको बताया था कि सब्जेक्ट से मुराद क्या है, डूअर ऑफ एन एक्शन, काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है, लेकिन काम को करने वाला ही सब्जेक्ट नहीं होता। तो अभी हम ये इसको आपको डिफाइन करेंगे कि सब्जेक्ट की असल में तमीज से बिल्कुल प्रॉपर वे में डेफिनेशन क्या है। ऐसे हमने कल आपको वर्ब बताया था कि एनी एक्शन इज कॉल्ड वर्ब, कि कोई भी जो एक्शन होता है बेसिकली वो क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। तो आज हम आपको सब्जेक्ट पहचानना सिखाएंगे, आज हम आपको वर्ब पहचानना सिखाएंगे, आज हम आपको ऑब्जेक्ट पहचानना सिखाएंगे, और हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, वर्ब को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और ऑब्जेक्ट को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो देखिए फिलहाल हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, और अब हम प्रॉपर वे में आपके सामने डिस्कशन करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो देखें आज हम बेसिकली आपके सामने क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस करने लगे हैं आइडेंटिफिकेशन। आज हम आइडेंटिफिकेशन में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अच्छा आइडेंटिफिकेशन बेसिकली किस चीज की, आइडेंटिफिकेशन बेसिकली सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के हवाले से आइडेंटिफिकेशन हम डिस्कस करने लगे। ठीक है, तो देखें अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे मिसाल पर लिखता हूं मैं कि शी likes to write him a letter। अब मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिख दिया, चलिए इसको और थोड़ा प्रॉपर करके लिखते हैं ताकि और वाजे आपके समझ में आ जाए। देखें अगर मैं लिखता हूं क्या, मैं कहता हूं शी likes to write him a letter। ठीक है, अब इन सारे लफ्जों में से मैं हर वर्ड को अंडरलाइन करता हूं पहले, जैसे कि मैंने ये शी को अंडरलाइन किया, लाइक्स टू राइट हिम अ लेटर। अब ये सारी चीजें अंडरलाइन करने के बाद अब मेरा आपसे सवाल वन बाय वन होगा। पहले देखें, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि ये बेसिकली जो हमने आपके सामने लिखा है ये है क्या। सही है, देखें She likes to write him a letter। अब इसके अंदर पहला सवाल तो ये जो पूरी लाइन लिखी हुई है ये बेसिकली है क्या, ये पूरी लाइन बेसिकली क्या है आपके ख्याल में, आपको क्या लगता है कि ये पूरी लाइन क्या है। तो हम आपको बताते चलें कि ये पूरी लाइन बेसिकली क्या है, ये पूरी लाइन कहलाएगी एक सेंटेंस। क्या कहलाएगी ये लाइन पूरी कहलाएगी एक सेंटेंस। एक मिनट जरा मैं ये कैमरा ओके कर दूं जरा पहले आपके लिए। हाँ जी, तो देखें ये पूरी लाइन क्या कहलाएगी, ये पूरी लाइन कहलाएगी सेंटेंस, क्योंकि लिखा हुआ है शी लाइक्स टू राइट हिम अ लेटर। अब सवाल ये कि सर सेंटेंस क्यों कहा जा रहा है इस जुमले को, शी लाइक्स टू राइट हिम अ लेटर को सेंटेंस क्यों कहा जा रहा है। तो इसकी एक वजह तो ये है, हमने आपको सेंटेंस की डेफिनेशन क्या बताई थी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव अस कंप्लीट सेंस एंड मीनिंग। कोई ऐसा लफ्जों का मजमुआ, ऐसा कॉम्बिनेशन
जो कि आपको किसी भी चीज की एक प्रॉपर मीनिंग डिफाइन करे। देखें बाद नजर आ रहा है कि शी लाइक्स टू राइट हिम अ लेटर, उसे लेटर लिखना तो पसंद है और वो किसे लिखती है, लेटर हिम को लिखती है, ठीक है ना। अब सवाल यह है कि हमने इसे सेंटेंस कहा, क्यों कहा, क्योंकि सर इसका एक प्रॉपर मतलब हमें समझ में आ रहा है कि शी लाइक्स टू राइट हिम अ लेटर, कि उस बंदी को जो लेटर लिखना पसंद है वो किसी बंदे को लिखना पसंद है, ठीक है ना। तो एक जुमला है, उसकी हमें प्रॉपर मीनिंग भी समझ में आ गई, हमने कहा हाँ भाई ठीक है, शी लाइक्स टू राइट हिम अ लेटर। अब हम आपसे वन बाय वन ये देखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि भाई जितने भी वर्ड्स हैं ये बेसिकली हैं क्या। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई ये शी क्या है, तो लोग फौरन से बता देते हैं सर शी तो क्या है, सब्जेक्ट है। कोई पूछता भाई ये लाइट्स क्या है, तो हम फौरन बता देते हैं वर्ब है। कोई कहता है राइट क्या है, हम कहते हैं वर्ब है। कोई कहता है ये टू क्या लिखा हुआ है, तो हम बता देते हैं भाई ये टू जो है बेसिकली क्या है, ये प्रेपोजिशन है। सही है, मैं पूरा लिख देता हूं, ठीक है, ये क्या है, ये पूरा प्रेपोजिशन। फिर उसके बाद हिम के बारे में लोग कहते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ए के बारे में लोग कहते हैं ये आर्टिकल है, और लेटर को फौरन से कहा जाता है कि ये ऑब्जेक्ट है। अब देखिए हमारा सवाल क्या है, हमारा सवाल ये है कि ये बताइए ये जो शी है इसे सब्जेक्ट क्यों कहा जा रहा है, ऐसी क्या वजह है कि शी को हम जो है वो सब्जेक्ट कह रहे हैं। अब बहुत सारे लोग इसका आंसर क्या देते हैं, वो यही कहते हैं कि सर देखें जो डूअर ऑफ एन एक्शन होता है ना, डूअर ऑफ एन एक्शन, काम को करने वाला बेसिकली सर क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। और सर यहां पे देखें एक्शन क्या हो रहा है, एक लेटर लिखा जा रहा है, सही ना। तो यहां पर लिखना जो है वो वर्ब मौजूद है, तो जाहिर सी बात है एक्शन को परफॉर्म करने वाला जो है वो मतलब एक्शन को परफॉर्म करने वाली जो है वो शी है। तो सर जो भी एक्शन को परफॉर्म करता है वो तो सब्जेक्ट होता है। तो अब हम आपकी इस डेफिनेशन को थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं। कैसे, जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर एक्शन परफॉर्म करने वाला जो भी होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। अब हम जुमला यहां लिखते हैं क्या, मैं कहता हूं शी, चले ब्लैक से लिख देता हूं ताकि आपको बातें नजर आए। अगर मैं लिख देता हूं शी इज अ टीचर। अच्छा एक बात और बातें कर लीजिए, ये जो हम आ करते रहते हैं ना कि शी इज आ टीचर, बेसिकली अंग्रेजी के अंदर आ कोई वर्ड नहीं है, ए वर्ड है। तो अगर प्रॉपर तरीके से पढ़ा जाए तो हम क्या पढ़ेंगे, शी इज ए टीचर। अब आप गौर कर सकते हैं यहां पर भी शी लिखा हुआ है, यहां पर इज लिखा हुआ है, यहां आर्टिकल लिखा हुआ है, यहां पर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। अब हमारा सवाल दोबारा से वही है कि शी बेसिकली क्या है। तो आप फौरन ये कहेंगे कि सर शी तो जो है वो सब्जेक्ट है। तो फिर हम आपसे सवाल करेंगे भाई ये शी सब्जेक्ट क्यों है, तो आप यही वाली डेफिनेशन हमें दोबारा से बता देंगे कि सर देखिए डूअर ऑफ एन एक्शन, काम करने वाला जो होता है वो तो सब्जेक्ट होता है, इसीलिए शी कौन है, सब्जेक्ट है। तो फिर हम आपसे दूसरा सवाल ये करेंगे कि बताइए इस पूरे जुमले के अंदर आपको एक्शन दिखाई कहां दे रहा है, पहले तो ये बता दें, क्योंकि इस पूरे जुमले में शी इज अ टीचर में कोई भी एक्शन नहीं है। जब एक्शन नहीं है तो इसका मतलब है वर्ब नहीं है, और जब एक्शन ही नहीं है तो फिर परफॉर्म कौन करेगा। तो फिर वही लॉजिक आ जाती है कि फिर आप शी को सब्जेक्ट कैसे कह रहे हैं, क्योंकि आपकी सब्जेक्ट की डेफिनेशन के मुताबिक तो काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। अब यहां पे तो कोई काम ही नहीं, तो फिर करेंगे क्या। तो देखिए लॉजिक ये पता चली कि हमें किसी भी चीज को सब्जेक्ट बताने के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो काम कर रहा हो या वो काम नहीं कर रहा हो। इसकी लॉजिक किस तरीके से है वो हम आपको बताते हैं एक और प्रॉपर वे में समझाकर। तो देखें जी, हमने क्या बताया आपको कि जरूरी नहीं है कि आपको सब्जेक्ट डिफाइन करने के लिए ये बताना पड़े कि सर देखें ये एक्शन हो रहा है और इस एक्शन को परफॉर्म करने वाला जो होगा वो सब्जेक्ट होगा। बगैर एक्शन के भी आप बता सकते हैं कि वो सब्जेक्ट है या नहीं है। तो देखें किस तरह बता सकते हैं, उसके लिए मैंने आपके सामने एक हेडिंग डाली है प्रोनाउंस की। अब प्रोनाउंस क्या होते हैं बेसिकली, पहले तो ये समझ लेते हैं। देखें हर वो चीज, हर वो अल्फाज जो नाउन के रिप्लेस में इस्तेमाल हो। मिसाल के तौर पर मैं जो हूं सर फरहान, ठीक है ना। अब ये मेरा नाम है फरहान, लेकिन आप चाहें तो मुझे फरहान के बजाय ही भी लिख सकते हैं। कोई और फीमेल टीचर है तो आप उसके नाम के बजाय उसे शी भी लिख सकते हैं, सही ना। हमारे अपने जो अहलो अयाल हैं या रिश्तेदार हैं, आप उनके वन बाय वन नाम बताएं या आप उन्हें दे का वर्ड लिखते हैं, सही ना। तो सेंस बताने क्या है, हर वो लफ्ज
जो किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है बेसिकली वो क्या कहलाता है, वो एक प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है ना। अब आप ये जानते हैं प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, पहले तो हम आपको ये लिख के समझाते हैं। देखेंगे प्रोनाउंस में क्या क्या आता है, जैसे एक वर्ड है ही, एक वर्ड है शी, एक वर्ड है इट, एक वर्ड है यू, वी, दे और आई। उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा, और नहीं आ रहा तो हम थोड़ा सा आपको टिल्ट करके दिखा देते हैं इसको। ये देखिए, चलो थोड़ा सा इसको, तो देखिए जल्दी से, तो हमने ये लिखा आपके सामने, हमने प्रोनाउंस के अंदर जो पहली कैटेगरी यहां पे डिफाइन की है जिसमें हमने लिखा है ही, शी, इट, यू, वी, दे, आई। इन सारे लफ्जों को प्रोनाउंस के अंदर हम किस चीज का नाम देते हैं, इन सारे लफ्जों को हम कौन सा प्रोनाउन कहते हैं, हम कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। हम कौन सा प्रोनाउन कहते हैं, हम कहते हैं इन्हें सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर हम बात करें, जब हम कह रहे हैं इसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो इसका मतलब ये है ये कौन से प्रोनाउन है, ये वो प्रोनाउंस हैं जो क्या कहलाते हैं, जो सब्जेक्ट्स कहलाते हैं, सही। तो जितने भी सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं वो क्या कहलाते हैं, सब्जेक्ट कहलाते हैं। यानी आसान लफ्जों में आपको ही को सब्जेक्ट कहने के लिए ये जरूरी नहीं है कि ही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है ना। आप जो है ही को सब्जेक्ट ही कहेंगे, भले ये देखिए अगर चाहे तो ये इस तरीके से लिखा हुआ हो, जैसे कि मैं कहूं भाई ही टेक्स क्लास, सही है, या ही टीचेस क्लास, कि वो क्लास को पढ़ाता है। अब जरूरी नहीं है कि अगर हम ही को सब्जेक्ट कहना चाह रहे हैं तो उसके आगे वर्ब भी नजर आना चाहिए, एक्शन भी नजर आना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कहने के लिए उसका एक्शन करना या ना करना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो कौन होते हैं, वो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस को ही सब्जेक्ट कहा जाता है, सही। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस को क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट कहा जाता है। और हमने आपके सामने ये सब्जेक्ट्स लिख दिए हैं, ही, शी, इट, यू, वी, दे और आई, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम मजीद बात करें ऑब्जेक्ट्स के हवाले से या ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से, तो आप जानते हैं ही का जो ऑब्जेक्टिव होता है या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है उसको हम क्या लिखते हैं, उसको हम हिम लिखते हैं। और फिर इसका जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है उसको हम क्या लिखते हैं, हिज लिखते हैं। फिर इस तरीके से देखिए शी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हर होता है, और इसका पॉजेसिव भी हर होता है। और इट का ऑब्जेक्टिव भी इट होता है और पॉजेसिव क्या होता है, इट्स होता है। इस तरीके से यू जो है इसका ऑब्जेक्टिव भी यू है और इसका पॉजेसिव क्या होता है, योर हो जाता है। इसी तरीके से वी का ऑब्जेक्टिव अस और पॉजेसिव क्या हो जाता है, आर हो जाता है। और दे का ऑब्जेक्टिव देम हो जाता है और पॉजेसिव क्या हो जाता है, देयर हो जाता है। आई का ऑब्जेक्टिव मी हो जाता है और पॉजेसिव क्या हो जाता है, माय हो जाता है। अब आप लोग ये परेशान हो रहे होंगे कि ये सब क्या पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव। तो हम आपको और क्लियर कर देते हैं। देखिए ये जो लफ्ज लिखे हमने ही, शी, इट, यू, वी, दे, आई, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं प्रोनाउन कहते हैं। अच्छा, सिर्फ इनको ही प्रोनाउन नहीं कहते, ये हमने जितनी चारों हेडिंग्स लिखी हैं ये चारों के चारों क्या कहलाते हैं, ये प्रोनाउन ही कहलाते हैं। ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये पॉसेसिव प्रोनाउन है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और भी प्रोनाउंस की टाइप्स होती हैं, लेकिन अभी हम सी के बिल्कुल बिगिनिंग लेवल पर है, तो इसलिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। हम सिर्फ आपको क्या समझा रहे हैं, जो चार बेसिक बातें होती हैं हम आपको वो सिखा रहे हैं, फिर उसके बाद मजीद आगे भी बताएंगे, सही। तो फिलहाल आप क्या याद रखें कि बेसिकली जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कौन होते हैं, वो ये जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखे गए आपके सामने, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो आपको इनको सब्जेक्ट कहने के लिए जरूरी नहीं है कि आप ये लिखें कि सर जो भी प्रोनाउन या जो भी कोई काम करेगा तो वो सब्जेक्ट होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप इन प्रोनाउंस को देखें तो ये काम करें या ना करें ये क्या कहलाएंगे, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट्स कहलाएंगे। अच्छा, ये जो तीन बातें मैं आपको आज पढ़ाने लगा हूं कि सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव, आपको ये आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन चीजों का इस्तेमाल ओवरऑल सारी ग्रामर में, अगर आप नॉर्मल टेंसेस पढ़ रहे हैं तब भी आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में फर्क करना आना चाहिए। अगर आप पैसिव पढ़ रहे हैं तो पैसिव में भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फर्क करना आना चाहिए। अगर आप नरेशंस कर रहे हैं तो नरेशंस में भी आपको इन प्रोनाउंस को चेंज करना आना चाहिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो प्रोनाउंस जो है वो बड़ा बेसिक मसला है हमारा, ठीक है ना।
तो फिलहाल हम आपको क्या बता रहे हैं कि जो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, क्योंकि ये सब प्रोनाउंस की टाइप्स हैं, यानी सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये सारे के सारे ही प्रोनाउंस हैं, लेकिन इनको कैटेगराइज कर दिया कि भाई ये वाले जो प्रोनाउंस हैं ये सब्जेक्ट कहलाएंगे, ये जो प्रोनाउंस हैं ये ऑब्जेक्ट कहलाएंगे, और ये जो प्रोनाउंस हैं ये पोजेसिव कहलाएंगे। अब आप पोजेसिव में परेशान हो रहे होंगे, चलो ठीक है सर, आज सब्जेक्ट तो हमने मान लिया कि ये प्रोनाउन होते हैं, ऑब्जेक्ट हमने मान लिया ये प्रोनाउंस होते हैं, अब आप हमें ये बता दें कि पोजेसिव क्या होते हैं। देखिए पोजेसिव कम्स फ्रॉम पोजेशन। पोजेशन का मतलब क्या होता है? पोजेशन का मतलब होता है मिल्कियत। मिल्कियत का मतलब ओनरशिप, यानी जब कोई चीज आपकी हो। मिसाल के तौर पर मैं कहूं भाई दिस इज माय क्लास, तो मैंने वर्ड क्या इस्तेमाल किया? मैंने ये वाला वर्ड इस्तेमाल करा, मैंने कहा भाई दिस इज माय क्लास, ये मेरी क्लास है। फिर अगर सपोज कर लें ये किसी और ही क्लास है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि दिस इज योर क्लास, कि ये तुम्हारी क्लास है। तो ओवरऑल देखा जाए तो योर क्या है? बेसिकली वो पोजीशन को शो करे कि दिस इज योर क्लास, कि ये तुम्हारी क्लास है। अगर मैं कहूं भाई ये हम सब की क्लास है, यानी हम सब की पोजीशन है, तो हम क्या लिखेंगे? देखो हमें तो कहते हैं क्या? वी, सही है, और हमारी क्लास है तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे दिस इज आवर क्लास, कि ये हमारी क्लास है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आप ये जानते हैं कि सब्जेक्टिव प्रोनाउंस जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, और इसके अलावा अगर हम पोजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो ना ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ना ये ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, बल्कि ये सिर्फ किस चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं? पोजेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं या किए जाते हैं। जैसे मैंने मिसाल दे दी आपको कि दिस इज माय हाउस, कि ये मेरा घर है, और अगर हम किसी और घर पर तो हम क्या बोलते हैं? दिस इज हिज हाउस, ये उसका घर है। यानी कि अगर कोई बंदा है तो ही के लिए हम क्या लिखते हैं? वर्ड वो का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि भाई ये उसका घर है, अब हम कॉमन सेंस की बात है, ये तो नहीं कह सकते कि ये वो का घर है, तो अजीब सा हो जाएगा, तो इसलिए क्या कह देते हैं? ये उसका घर है। तो उसे अगर बंदा है तो हम ही कहेंगे, लेकिन अगर उसकी बात कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? दिस इज हिज हाउस, कि ये उसका घर है। तो लॉजिक समझ में आती है कि जब भी आपको ही नजर आ जाए आपने सब्जेक्ट कहना है, उसे शी नजर आ जाए सब्जेक्ट कहना है, इट, यू, वी, दे, आई, ये सारे वर्ड नजर आ जाए ये सब्जेक्ट ही कहलाएंगे। हाँ, अगर हिम लिखा हुआ है तो उसे आप सब्जेक्ट नहीं कह सकते। अगर हर लिखा हुआ है, इट लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ है, अस लिखा हुआ है, देम लिखा हुआ है, मी लिखा हुआ है, तो इनको आप क्या कहेंगे? इनको आप ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। अब सवाल कुछ बच्चे परेशान हो होंगे कि सर ये देखें, ये जो लिखा हुआ है इट, ये तो सर सब्जेक्ट वाला इट भी इट है और ऑब्जेक्ट वाला इट भी इट है, तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला इट सब्जेक्ट है और कौन सा वाला इट ऑब्जेक्ट है? तो इसका भी हम आपको हल बताते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये लिखा हुआ है, सर सब्जेक्ट में भी यू लिखा हुआ है और ऑब्जेक्ट में भी यू लिखा हुआ है। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि सब्जेक्ट वाला यू कौन सा है और ऑब्जेक्ट वाला यू कौन सा है? तो इसका बेस्ट और आसान हल क्या है कि जब भी अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो कि कौन सा सब्जेक्टिव है और कौन सा ऑब्जेक्टिव है, तो याद रखिएगा अगर इट वर्ब से पहले आ रहा है तो वो सब्जेक्ट होगा, अगर इट वर्ब के बाद आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट होगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर यू वर्ब से पहले आ रहा है तो वो सब्जेक्ट होगा, और अगर यू वर्ब के बाद आ रहा है तो वो क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट होगा। सही है? तो क्लियर होती है बात? तो सब्जेक्टिव समझ में आया, ऑब्जेक्टिव समझ में आया, पोजेसिव समझ में आया। अब हम आपको बता देते हैं हाथ के हाथ क्या कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। सही है ना? तो थोड़ा सा इसको टिल्ट कर लेते हैं। सही है, चले पूरा ही नजर आना चाहिए आप लोगों को। तो रिफ्लेक्सिव की बात अब हम कर रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। देखिए अब यहां पे लिखा हुआ है ही, हिम, हिज, तो रिफ्लेक्सिव ही का रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा? ही का रिफ्लेक्सिव हो जाता है हिमसेल्फ। सही है ना? इस तरीके से शी का क्या हो जाता है? वो हो जाता है हरसेल्फ। इट का क्या हो जाता है? इटसेल्फ। फिर यू का क्या हो जाता है? योर सेल्फ। फिर अस का यानी वी का क्या हो जाता है? वो हो जाता है आवर सेल्व्स। फिर दे का क्या हो जाता है? देम सेल्व्स। और फिर आई का क्या हो जाता है? वो हो जाता है माय सेल्फ। ठीक है जी? तो ये बेसिकली क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं, और आपने इसका इस्तेमाल तो बहुत जगह पर बुक्स के अंदर और डिफरेंट डिस्कशन में देखा होगा। जैसे मैं कहूं भाई he himself does not come here, वो खुद तो यहां नहीं आता, यानी he himself से मुराद अपने आप। तो लॉजिक क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के अंदर हम क्या करते हैं? हम ये सेल्फ और सेल्व्स का इस्तेमाल करते हैं।
यानी कि मैं कहूं भाई आई माई सेल्फ गो देयर, मैं तो खुद वहां जाता हूं। शी डज नॉट कम हियर हर सेल्फ, लेकिन वो खुद यहां नहीं आती है। तो लॉजिक क्या समझाने की, जब हम अपनी पर्सनैलिटी अपने आप की बातें कर रहे होते हैं तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम रिफ्लेक्सिव्स का इस्तेमाल करते हैं, सही ना। जैसे मैं कहूं कि दे हैव सॉल्व देयर प्रॉब्लम देमसेल्व्स, उन्होंने अपने मसले मसाइल खुद हल किए, यानी अपने आप हल किए। तो जब भी कभी हम कोई काम अपने तौर पर अपने आप से कर रहे होते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम रिफ्लेक्सिव्स का इस्तेमाल करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे ख्याल से उम्मीद है आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर नहीं समझ में आती, जब आप ये लेक्चर देख रहे हो तो नीचे कमेंट्स का ऑप्शन होता है, आप वहां पर कमेंट्स कर सकते हैं, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप जितने क्वेश्चन पूछना चाहे पूछ सकते हैं, मैं आपको एक एक क्वेश्चन को रिप्लाई करूंगा। और अगर कुछ समझ में नहीं आते तो आप वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा से डिफाइन करके बता दूंगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर आ गई। अब हम देखिए चलते हैं इस कहानी को थोड़ा और आगे चलते हैं। देखिए जी लिसन, अब हम वापस आ गए उसी सेंटेंस पे कि शी लाइक्स टू राइट हिम अ लेटर। अब मेरा आपसे फिर दोबारा सवाल है कि अगर हम पूछे भाई बताएं ये जो शी लिखा हुआ है ये क्या है, तो अगर आप कहते हैं ये सब्जेक्ट है तो मैं आपसे सवाल करूंगा कि भाई क्यों है सब्जेक्ट। तो क्या आप मुझे ये बताएंगे कि सर देखिए सर ये शी जो है ये लिख रही है और ये एक्शन कर रही है और एक्शन करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं, तो क्या ये डेफिनेशन बताएंगे? आप सिंपल ये कहें कि सर शी जो है वो सब्जेक्ट है। और क्यों है सब्जेक्ट? क्योंकि सर आपने अभी अभी हमें पढ़ाया है, आपने अभी अभी हमें बताया है कि जो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं, जो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो सब्जेक्ट कहलाते हैं। तो लॉजिक क्या पता चली हमें कि जो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं वो सब्जेक्ट कहलाएंगे। तो उसे सब्जेक्ट कहने के लिए काम का होना या काम का ना होना इसकी कोई जरूरत एज सच नहीं। क्लियर है बात? चलिए अब इसी तरीके से अगर हम आपसे पूछें बताएं भी बताएं, ये जो लाइक्स का वर्ड लिखा हुआ है लाइक्स टू राइट, तो ये बेसिकली क्या है? तो देखिए ये तो हर खास और आम को पता है कि सर लाइक भी वर्ब है और राइट भी वर्ब है, लेकिन क्यों है वर्ब? क्योंकि सर देखे ना शी लाइक्स टू राइट, राइट तो बेसिकली क्या है, लिखना, और लिखना बेसिकली क्या है, एक्शन है। और दूसरा वर्ड के लिखा हुआ है लाइक्स टू राइट, लिखना भी है और पसंद भी है। तो लाइक करना भी बेसिकली क्या होता है, एक्शन होता है, और राइट करना भी क्या होता है, एक्शन होता है। तो ये दोनों ही लफ्ज क्या है, ये एक्शन, क्योंकि ये एक्शन को जाहिर कर रहे हैं। अब दूसरी बात बीच में ये लिखी हुई सर ये टू क्या है, तो देखिए हमने टू के बारे में पहले से लिख दिया कि टू क्या है, टू एक प्रेपोजिशन, सॉरी टू जो है वो क्या है, एक प्रेपोजिशन है। तो सवाल अब बच्चे ये करेंगे कि सर ये प्रेपोजिशंस क्या होते हैं। देखिए फिलहाल अभी हम शॉर्टली बता देते हैं आपको कि प्रेपोजिशन क्या है, फिर उसके बाद हम आपको एक प्रॉपर लेक्चर देंगे प्रेपोजिशन के ऊपर कि प्रेपोजिशन क्या होते हैं, प्रेपोजिशन कितने होते हैं, प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है, सेंसेस क्या होते हैं। अब हमको शॉर्टली बता दें कि प्रेपोजिशन का काम क्या होता है। प्रेपोजिशन का काम ये होता है कि किसी भी जुमले के लफ्जों को आपस में क्या करना, ज्वाइन करना। अगर मिसाल के तौर पर ये जुमला होता है शी लाइक्स राइट हिम अ लेटर, तो बड़ा अजीब बड़ा ऑड सा लगता है कि सर ये क्या लिख रहे हैं आपके, शी राइट्स लाइक हिम अ लेटर, सॉरी शी लाइक्स राइट हिम अ लेटर। तो बेसिकली प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल कहां किया जाता है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर कुछ किसी भी वर्ड को आपस में ज्वाइन करने के लिए, आपस में एक रिलेशन में लाने के लिए, कांटेक्ट में लाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम टू का इस्तेमाल करते हैं, सही है, प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। तो हम प्रेपोजिशन पे एक पूरी क्लास देंगे, आपको एक प्रॉपर तरीके से समझाएंगे प्रेपोजिशन क्या होते हैं, कितने होते हैं, हाँ किस किस प्रेपोजिशन का क्या मतलब होता है, क्या नाम होता है, ठीक है ना। तो इसमें हम एक डिटेल लेक्चर आपको अलग से बताएंगे। तो फिलहाल आप याद रखें कि प्रेपोजिशन का मतलब बेसिकली क्या है, अ वर्ड व्हिच जॉइंस अ सेंटेंस या अ वर्ड व्हिच जॉइंस अदर वर्ड्स, एक ऐसा अल्फाज जो दूसरे अल्फाजों को आपस में क्या करे, लिंक में लाए, जोड़े, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं। इसके बारे में मजीद लेक्चर हम आपको बाद में देंगे, फिलहाल आगे चलते हैं। अब लिखा हुआ है हिम। अब कोई आपसे पूछे हाँ भाई ये हिम क्या है, तो अब आप सोचने बैठ जाएं कि अच्छा सर हम देखते हैं कि शी राइट्स, वो लिखती है, और लिखती है तो क्या लिखती है, तो ये तो उसे लिखती है सर जिस पे काम हो रहा है। सर आपने कल बताया था ना कि रिसीवर ऑफ एन एक्शन, काम को रिसीव करने वाला। तो भाई आपको इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपसे हमने पूछा है बताइए हिम क्या है, आप सीधा सीधा बोले कि सर हिम जो है वो क्या है, वो तो ऑब्जेक्ट है। क्यों है भाई ऑब्जेक्ट? क्योंकि सर आपने तो पढ़ाया हमें कि हिम बेसिकली क्या होता है, वो तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है।
तो जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं वो ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो इसको डिफाइन करने के लिए आपको जो है ना ये सब कहने की जरूरत नहीं है कि सर ये उस पे काम कर रहा है या उस पे काम हो रहा है या ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। आप सिंपल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे सर हिम जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है बेसिकली वो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट ही होता है। तो अब आपसे अगर हम पूछें बताइए भाई बताइए कि हिम बेसिकली क्या है, तो आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हैं कि सर हिम ऑब्जेक्ट है। और अगर हम आप पूछे भाई क्यों है ये ऑब्जेक्ट, तो आप सिंपल लिख सकते हैं कि सर चूंकि ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है लिहाजा ये ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आती है, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं, लिखा हुआ है ए लेटर। तो पहले तो हम जरा ए को डिसाइड कर लेते हैं, ये ए क्या है। तो आप ही जानते हैं ए के नीचे लिखा हुआ है कि ए बेसिकली क्या है, आर्टिकल है। और आप जानते हैं आर्टिकल्स कितने हैं, ए एन और द। अच्छा आर्टिकल 3 है, लेकिन ये क्या होते हैं, कहां इस्तेमाल होते हैं, क्यों होते हैं, इसका सारा हम एक प्रॉपर आपके लिए लेक्चर बनाएंगे, वो हम आपको अलग से बताएंगे। फिलहाल आप याद रख लें कि आर्टिकल्स बेसिकली 3 होते हैं, ए एन और द। सही है। अच्छा कुछ जगहों पे दा भी पढ़ सकते हैं, कुछ जगहों पे दी पढ़ते हैं, और वो सब कैसे पढ़ते हैं वो हम आपको जब पढ़ाएंगे आर्टिकल्स, तो हम उसके अंदर आपको प्रॉपर तरीके से आर्टिकल के बारे में डिटेल समझाएंगे। फिलहाल याद रख लें कि आर्टिकल चाहे ए हो, चाहे एन हो, चाहे दा हो, चाहे दी हो, सिंगुलर की बात होगी, सही ना। लेकिन इसमें बहुत डिटेल है, कभी कभी हम प्लूरल्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो एम्फेसिस करने के लिए करते हैं, वो सारी बातें हम करेंगे बाद में। फिलहाल आप याद रखें आर्टिकल 3 है, ए एन दा। नॉर्मली ए हो, एन हो या दा हो, ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, या कभी कभी हम किसी को एम्फेसिस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे, सिंपल आपको नाम पता होना चाहिए। ए हम किसे कहते हैं, आर्टिकल को कहते हैं, सही है। अब आ जाते हैं हम लेटर पर। अब सवाल ये सर ये लेटर क्या है, तो देखिए लेटर क्या है, वैसे बागायत देखें तो हम एक नाउन है, नाउन का मतलब एक नाम, लेटर खत एक नाम है, तो जो भी चीज नाम होती है वो नाउन कहलाती है। आप ही जानते हैं जितने भी दुनिया के नाउन्स हैं, सॉरी जितने भी दुनिया के नाम हैं, नेम्स हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो ग्रामेटिकल लैंग्वेज में नाउन कहलाते हैं, सही ना। जैसे अब हमने यहां लिखा हुआ है लेटर। लेटर क्या है, एक नॉन लिविंग चीज का नाम है, तो जो नाम है वो बेसिकली क्या कहलाएगा, वो नाउन कहलाएगा। अच्छा नाउन तो एक दीगर मसला है, हम देखिए यहां पे लिखा हुआ है लेटर के नीचे लिखा हुआ है ओ, यानी ऑब्जेक्ट कह रहे हैं हम इसको। हाँ ये समझने वाली बात है कि इसे हम ऑब्जेक्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए ना हमने हिम को ऑब्जेक्ट कहा, तो क्यों कहा, क्योंकि सर हिम को हमने इसलिए ऑब्जेक्ट कहा कि हिम तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसलिए हमने इसको ऑब्जेक्ट कह दिया, बिल्कुल सही कहा। तो अब लेटर जो है ये तो प्रोनाउन नहीं है, लेटर तो नाउन है, तो आपने इसे ऑब्जेक्ट क्यों कह दिया। हाँ ये समझने वाली चीज है, ये आपको समझ में आनी चाहिए और पता होनी चाहिए। तो देखिए हम आपको समझाते हैं यहाँ पे कि हमने जो है वो इस वर्ड लेटर को ऑब्जेक्ट हमने क्यों कहा। तो देखिए आपको याद होगा, बल्कि आपको याद नहीं होगा, हो सकता है याद हो या हो सकता है याद नहीं हो। एक एडवर्टाइज आता था, जैसे मैं पहले भी कभी कभी पढ़ाता था, तो वो एक एडवर्टाइज आता था कि एक लड़का लड़की कश्ती में जा रहे होते थे, सही ना, और लड़की जो है वो अपनी मुट्ठी यूं दिखाकर लड़के से पूछती थी कि बताओ भाई बताओ मेरी मुट्ठी में बंद है क्या। तो क्या वो क्या जब बोलती थी तो सामने क्या आ जाता था, नाशपान मसाला आ जाता था, याद होगा आपको, नहीं आती तो नेट पे देख लेगा एडवर्टाइज। अब हम आपको यहाँ पे क्या सिखाने लगे कि आपने बेसिकली ऑब्जेक्ट को पहचानना कैसे, आज हम आपको ऑब्जेक्ट पहचानना सिखा रहे हैं। देखिए सब्जेक्ट पहचानना सिखा दिया, वर्ब पहचानना सिखा दिया, अगर प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है तो हमने वो भी आपको सिखा दिया कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस जो होंगे उनको ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। लेकिन अगर कोई नाउन आ जाए तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि वो ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो उसके बारे में हम आपको यहां बताते हैं। देखें अगर मैं यहां लिखता हूं कि शी कुक्स वेल, अब मैंने ये एक जुमला लिख दिया क्या, शी कुक्स वेल। अब मैं आपसे पूछना शुरू करूं, बताएं बताएंगे शी क्या है तो लोग कहेंगे सब्जेक्ट, मैं कहूं ये कुक्स क्या है तो लोग कहेंगे ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब। और अगर मैं आपसे पूछूं बताएं ये वेल क्या है, तो वेल के बारे में लोग तुक्के मारना शुरू हो जाएंगे। कोई कहेगा सर ये वेल जो है सर ये तो ऑब्जेक्ट है, कोई कहेगा सर ये तो नाउन है, कोई कहेगा सर ये तो एडवर्ब है, कोई कहेगा सर ये तो एडजेक्टिव है, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। तो हम आपको आज प्रॉपर तरीके से बताना चाह रहे हैं कि हर लफ्ज बेसिकली होता क्या है। देखिए शी सब्जेक्ट है, हमें पता है ना क्यों है, क्या इसलिए शी सब्जेक्ट है कि कोई काम कर रहा है, जी नहीं। अगर हम ये सब कुछ मिटा भी दें, ये सारे काम हम मिटा भी दें, तब भी ये शी क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं सब्जेक्ट पहचानने के लिए किसी भी सब्जेक्ट का काम करना या ना करना जरूरी नहीं है।
इसको हम सब्जेक्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सर ये डूअर ऑफ एन एक्शन है, पर यहां तो कोई एक्शन ही नहीं है। हाँ तो सर क्या हुआ? अगर एक्शन नहीं है तो क्या हुआ? हमें पता है ये कौन सा प्रोनाउन है, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और जो भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है वो क्या कहलाता है? वो सब्जेक्ट कहलाता है। चलिए ये वाली बात तो क्लियर हो गई। फिर हमने आपके सामने लिखा क्या? हमने लिखा कुक्स, पकाना। अब आपने देखा सर, हाँ सर पकाने की बात हो रही है। सर पकाना तो एक एक्शन होता है, और एक्शन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो सर वर्ब भी डिफाइन हो गया। अब सवाल ये वेल क्या है? तो यहां पे लोग परेशान होते हैं कि भाई ये वेल क्या है, लोग अपने अपने तुक्के मार रहे होते हैं। तो हम आपको सिंपल बताते हैं। पहली बात तो हम ये क्लियर कर देते हैं कि ये वेल है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। सवाल ये सर क्यों नहीं है ऑब्जेक्ट? देखिए ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका हम कैसे बताते हैं आपको? हम बताते हैं ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा किस पे? वर्ब के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एक सही ऑब्जेक्ट पहचानना चाहते हैं तो आपको वर्ब की मीनिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। कुक्स का मतलब क्या होता है? पकाना। तो आप इस पकाना से पूछेंगे भाई पकाते तो हैं लेकिन व्हाट, क्या पकाते हैं? तो आप बताएं क्या पकाते हैं, इधर देख के बताएं। शी कुक्स वेल में आपको किसी डिश का नाम नजर आ रहा है कि शी कुक्स वो पका तो रही है, लेकिन व्हाट, क्या पका रही है? तो हमें यहां कुछ नजर नहीं आ रहा है ऐसा कि क्या पक रहा है। तो इसका मतलब क्या है? यहां पर हमें ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का रास्ता कहां से गुजरता है? वर्ब के पास से गुजरता है। वर्ब आपको डायरेक्शन दिखाता है कि ऑब्जेक्ट क्या है। अब वर्ब क्या है यहाँ पे? कुक्स। कुक का मतलब है पकाना। तो पकाना से पूछना पड़ेगा भाई पकाते तो हैं लेकिन व्हाट, क्या पकाते हैं आप? तो यहाँ पे किसी डिश का नाम नहीं है। इसका मतलब यह है हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। तो सवाल ये सर, ये पहले वाले जुमले में क्या ऑब्जेक्ट मौजूद था? देख के बताते हैं आपको। यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखें, आपके सामने लिखा हुआ है शी लाइक्स टू राइट। हमने बताया भाई लाइक्स टू राइट यानी लिखना पसंद है। तो आप जानते हैं हमने लिखना से पूछा कि भाई आप लिखते तो हैं। अगर हम आपसे ये वर्ड डिफाइन कर ले कि भाई लिखा तो जा रहा है, लेकिन लिखने से हमने पूछा कि भाई लिखना साहब ये बताइए लिखते तो हैं लेकिन व्हाट, क्या लिखते हैं? तो आप फौरन बता सकते हैं कि सर हम क्या लिख रहे हैं? हम तो लेटर लिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? वर्ब आपको डायरेक्टली कहां पहुंचा सकता है? आपके सही ऑब्जेक्ट पर पहुंचा सकता है। तो पता ये चला कि जब भी हमें ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है तो हम किसके पास जाएंगे? हम वर्ब के पास जाएंगे और वर्ब की मीनिंग से सवाल करेंगे कि भाई लिखते तो हो पर क्या? तो पता चलेगा अ लेटर। ऐसे अगर सपोज करें, हम आपको कुछ मजीद एग्जांपल्स देते हैं इसकी, जिससे आपको और वाज़ेह हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा, सही ना? देखें अगर मैं लिखता हूं यहां पे कि शी ड्राइव्स, शी ड्राइव्स, अगर मैं इतना लिख के छोड़ देता हूं कि शी ड्राइव्स, वो चलाती है, तो दुनिया कहेगी भाई ये शी क्या है? हम कहेंगे भाई सब्जेक्ट है। कोई सवाल करे भाई सब्जेक्ट क्यों है, तो आप बता सकते हैं भाई हमारे सर ने बताया कि शी जो है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और चूंकि जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट होता है, इसलिए ये सब्जेक्ट है। ठीक है ना? अच्छा इसके अलावा फिर ये ड्राइव्स क्या है? सर ड्राइव तो एक एक्शन है, यानी चलाने को क्या कहते हैं? ड्राइव कहते हैं। तो सर जो भी एक्शन होता है वो क्या कहलाता है? वो तो वर्ब कहलाता है। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि बताइए कि तीसरा वर्ड तो यहां कोई है ही, लेकिन अगर हम आप सवाल करें कि भाई अगर हम आपसे पूछें कि यहां पर ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए था, अगर ऑब्जेक्ट होता तो क्या होना चाहिए था आपके ख्याल में, तो आप कह सकते हैं कि ठीक है सर एक मिनट रुकिए हम आपको बताते हैं। ऑब्जेक्ट हमने सीखा है ऑब्जेक्ट ढूंढना। सर हम राइट के पास गए और सर ड्राइव के पास गए, और ड्राइव का मतलब क्या है? ड्राइव का मतलब है चलाना। तो सर हमने चलाने से पूछा भाई चलाते हो तो, लेकिन क्या? व्हाट? तो जवाब में क्या मिला हमें कि शी ड्राइव्स अ कार, वो गाड़ी चलाती है। तो बेसिकली गाड़ी क्या हो जाएगी? हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो देखिए बताने का मकसद ये है, अगर आप वाकई में ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना सीख जाते हैं, सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना सीख जाते हैं, वर्ब को फाइंड आउट करना सीख जाते हैं, तो आप यकीन मानिए आपके लिए पूरी ग्रामर में कोई मसला नहीं होगा, किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। क्योंकि असल में कंफ्यूजन होती क्या है, हमें लफ्जों का नहीं पता होता कि कौन सा वर्ड सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ड वर्ब है, कौन सा वर्ड ऑब्जेक्ट है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा आर्टिकल है, कौन सा प्रीपोजिशन है। तो अगर ये सारी बातें हमें पता चल जाए तो हमारे लिए यकीन माने आपकी कोई इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस दे दी जाए कोई मसला नहीं होगा इस चीज का। ठीक है, देखिए जी लिसन, अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपके सामने अगेन एक सेंटेंस लिखा है और इस सेंटेंस में लिखा हुआ है शी परफॉर्म्स नमाज फास्टली। ठीक है,
अब मेरा आपसे सवाल जो है वो फिर से वैसे ही है कि अगर मैं आपसे पूछूं बताएं भाई सब्जेक्ट क्या है, तो आप फौरन कहेंगे शी हमारा सब्जेक्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई परफॉर्म्स क्या है, तो आप कहेंगे सर वर्ब जो है सॉरी वो परफॉर्म्स जो है वो बेसिकली क्या है, वो वर्ब है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं बताएं नमाज बेसिकली क्या है, तो आप कहेंगे ऑब्जेक्ट। अब फिर वही मेरी बात है कि मेरा सवाल आपसे फिर से वही हो जाएगा कि अगर मैं आपसे पूछता हूं बताएं ये शी को आपने सब्जेक्ट क्यों कहा, तो इसका जवाब ये नहीं है कि सर ये परफॉर्म कर रही है, ये तो अदा कर रही है, ये एक्शन कर रही है, तो इसीलिए शी सब्जेक्ट है। जी नहीं, ये बात भी सही है, लेकिन आपका एक शॉर्टेस्ट आंसर क्या होना चाहिए कि सर सब्जेक्टिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो बेसिकली क्या कहलाते हैं, वो सब्जेक्ट कहलाते हैं। लेकिन सब्जेक्टिव प्रोनाउंस कहने के लिए आपको सब्जेक्टिव प्रोनाउंस पता होने चाहिए, ठीक है जी। तो ये बेसिकली सब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। क्लियर है बात, इसलिए हमने इसको सब्जेक्ट कहा। परफॉर्म्स के बारे में अगर आप पूछे परफॉर्म्स क्या है बेसिकली, तो परफॉर्म के बारे में तो देखिए परफॉर्म्स को हम सब्जेक्ट वर्ब क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए कोई भी जो एक्शन होता है, कोई भी एक्शन होता है वो बेसिकली क्या कहलाता है, वो वर्ब कहलाता है। तो परफॉर्म का मतलब है अदा करना, सही है ना। तो अदा करने को बेसिकली क्या कहा जाता है, परफॉर्म। और कोई भी एक्शन जो होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वो बेसिकली क्या कहलाता है, वो वर्ब कहलाता है। अब हमने आपको भी क्या सिखाया था कि अगर हम चले ठीक है सब्जेक्ट, तो हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि सर कोई भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है अच्छी बात है। सर कोई भी एक्शन वर्ब होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कोई भी नाउन ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो ऑब्जेक्ट हमें बड़ा सोच समझ के डिसाइड करना पड़ता है कि क्या ये ऑब्जेक्ट है या ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अभी जब हम थोड़ा बहुत आगे चल के जब आपको पैसिव्स वगैरह पढ़ाएंगे, तो फिर उसमें हम आपको देखें कितना कैटेगोरिकली समझाएंगे कि देखें कभी कभी नाउन जो आते हैं वो भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होते। फिलहाल अगर इसकी बात करते हैं कि नमाज को हमने ऑब्जेक्ट क्यों कहा, क्योंकि देखिए हमने बताया परफॉर्म का मतलब क्या होता है, अदा करना, सही। तो हमने अभी क्या सिखाया था, अगर आपने ऑब्जेक्ट पहचानना है तो आपको वर्ब पता होना चाहिए। और वर्ब की मीनिंग जो है, जैसे परफॉर्म है वर्ब, और वर्ब की मीनिंग क्या है, अदा करना। तो अगर आप ऑब्जेक्ट ढूंढना चाहते हैं तो अदा करने से आप सवाल कर सकते हैं कि भाई अदा तो करते हैं लेकिन व्हाट, क्या अदा करते हैं। तो हमें जवाब में क्या मिलेगा, हमें मिलेगा भाई हम नमाज अदा करते हैं। तो नमाज बेसिकली क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई। अब हम आ जाते हैं कहां पर, फास्टली। अब हमारा सवाल आपसे ये भाई ये फास्टली क्या होता है। अच्छा कुछ बच्चे इसे बोलेंगे सर ये एडजेक्टिव होता है, कोई बोलेगा एडवर्ब होता है, कोई कुछ कहेगा एग्जैक्टली शायद कोई ना बता सके, हो सकता है बहुत सारे बच्चे बता भी दें। लेकिन हम बिगिनर्स की बात कर रहे हैं तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर पता नहीं ये एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। तो देखिए हम आपको सिंपल समझा देते हैं कि ये जो इस वक्त यहाँ पे लिखा हुआ है फास्टली, ये एडवर्ब है। अब लोगों को यही नहीं पता कि सर ये एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब कौन से होते हैं। तो देखिए इसका सिंपल सा आंसर है, डिटेल क्लास में बताया ना, हम एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच की अलग अलग आपको क्लास लेके समझाएंगे कि नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउंस क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं, कंजक्शंस क्या होते हैं, प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं। लेकिन आज सिर्फ हम सिर्फ क्या बता रहे हैं, हमको एक बेसिक सी कॉन्सेप्ट्स बता रहे हैं ताकि आपको थोड़ा थोड़ा चलना आ जाए, ठीक है। तो देखिए फास्टली से मुराद क्या है, कि ये एडवर्ब हम इसे क्यों कह रहे हैं। तो देखें हर चीज का ताल्लुक देखिए नाम से ही जाहिर है। अगर मैं कहता हूं एड वर्ब, अगर हम एड वर्ब लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या बनता है, एड वर्ब, ऐसा वर्ड जो वर्ब की मीनिंग में एडिशन करे। आप देखें अगर मैं सिर्फ इतना लिख देता शी परफॉर्म्स नमाज, तो क्या इस जुमले में एडिशन हो पा रहा है, किसी को नहीं पता। स्लो स्लो पढ़ रही है, तेज तेज नमाज पढ़ रही है, भाग भाग के पढ़ रही है, कैसे पढ़ रहे हैं नमाज, अंदाज नहीं पता। तो आप ये जानते हैं जब हमने फास्टली लिखा तो ये एडवर्ब क्या डिफाइन कर रहा है, ये वर्ब को डिफाइन कर रहा है, सही। एडवर्ब किसको डिफाइन कर रहा है, एडवर्ब डिफाइन कर रहा है आपके वर्ब को, कि नमाज जो कि अदा की जा रही है, तो नमाज कैसे अदा की जा रही है, तो बता दिया फास्टली। यानी आसान लफ्जों में हम एडवर्ब किसे कहते हैं, हम एडवर्ब कहते हैं हाउ द वर्क इज डन, कि कोई भी काम कैसे किया जाता है वो क्या कहलाता है, वो एडवर्ब कहलाता है। लेकिन हम आपको जब एडवर्ब पढ़ाएंगे तो हम आपको एडवर्ब की और टाइप्स भी पढ़ाएंगे, क्योंकि एडवर्ब का मतलब सिर्फ ये नहीं कि काम कैसे किया जाता है। यूं समझ लें
एडवर्ब ऑफ नाउन भी होते हैं, एडवर्ब ऑफ कहते हैं फ्रीक्वेंसी भी होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर भी होते हैं, सही ना। तो कई तरह के एडवर्ब होते हैं। जब हम आपको पढ़ाएंगे प्रॉपर तरीके से तो हम आपको एक एक करके पूरी कैटेगोरिकली तौर पे तमाम कैटेगरीज पढ़ाएंगे। फिलहाल हमने शॉर्टली लिख के बता दिया कि एडवर्ब की एक टाइप ये भी है कि हाउ द वर्क इज डन, कोई भी काम कैसे होता है, सही ना। वो जो वर्ड डिफाइन कर रहा होता है कि ये काम ऐसे होता है तो वो बेसिकली क्या कहलाता है, वो एडवर्ब कहलाता है। जैसे हमने यहां बताया भाई नमाज तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हाउ, कैसे नमाज पढ़ रहे हैं, तो हमने बता दिया फास्टली, ठीक है जी। और मजीद भी इस बारे में बात करेंगे हम इंशाल्लाह, लेकिन जो है वो अगली क्लास में करेंगे। तो ऐसे ही रोजाना की बेसिस पे इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पहले पूरी बेसिक्स बता दूं, फिर उसके बाद प्रॉपर जो है ना स्टेप बाय स्टेप मैं आपको टेंसेस और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच और पैसिव्स और नरेशन तमाम चीजें इंशाल्लाह ताला कैटेगोरिकली पढ़ाता जाऊंगा। फिलहाल आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।